हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था। वहाँ पर हमने किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के हैबिटेट, सेलुलर स्ट्रक्चर और मोड ऑफ लोकोमोशन के बारे में पढ़ लिया था। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आज के वीडियो लेक्चर में ही हम ये भी जानेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो लाइफ साइकिल होता है उसमें गैमेटिक म्यूसिस और जाइगोटिक म्यूसिस कैसे होता है। तो ये सारी बातें जानने के लिए आप मेरे वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन और पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्ट। न्यूट्रिशन आप जानते हैं, न्यूट्रिशन इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। फूड ऑब्टेन करने से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का यूज वो करते हैं अपने लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए। अब जितने भी प्रोटिस्ट के मेंबर हैं वो भी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए, और उनके अंदर अलग अलग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मिलते हैं, यानी कि अलग अलग तरह से किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। इन्हीं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर हमने कुछ कैटेगरीज बना दी है जिससे कि हम आसानी से समझ सकें इनके अंदर आने वाले सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को भी और उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को भी। तो हमने यहाँ पर 7 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। इन 7 कैटेगरीज के अंदर हम स्टडी करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स को। इन कैटेगरीज के बेसिस पर हम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि ये मेंबर्स कैसे कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। इन 7 कैटेगरीज में जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो होती है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये ऐसे मेंबर्स होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के जो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना फूड अपने आप बना लेंगे। इनको होलोफाइटिक भी कहा जाता है। फाइट जो टर्म यूज होता है, फाइटिक जो टर्म यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए। तो इससे भी आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो है ये प्लांट की तरह से होते हैं। अब ये जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये है यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटम्स। इन तीनों के तीनों ऑर्गेनिजम्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे। यूग्लिना जो होता है एक फ्रेश वाटर प्रोटिस्टा होता है, इसके पास फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला की हेल्प से ये मूव करता है और इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होते हैं। सेकेंड वन इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, इनको वर्लिंग विप्स भी कहा जाता है। एक फ्लैजिला की हेल्प से ये स्विमिंग करते हैं और दूसरे फ्लैजिला की हेल्प से ये वर्लिंग मूवमेंट करते हैं, यानी कि ये पानी के अंदर जब चलते हैं तो ये घूमते भी हैं और आगे की तरफ बढ़ते भी हैं, इसी वजह से इनको वर्लिंग विप्स कहा जाता है। डायटम्स जो होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है उसकी स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक होती है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो ऐसे दिखाई देती है जैसे कि साबुन की डब्बी होती है, यानी कि एक हिस्सा उसका ऊपर वाला होता है और एक नीचे वाला होता है, और दोनों के दोनों जो हिस्से होते हैं वो आपस में फिट रहते हैं। इसी तरह की स्ट्रक्चर डायटम्स की दिखाई देती है। डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। दूसरी जो कैटेगरी आती है प्रोटिस्ट की वो होती है होलोजोइक प्रोटिस्ट। होलोजोइक का मतलब ये होता है कि अपना जो फूड पार्टिकल है इसको एज ए वोल ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक अमीबा का एग्जाम्पल है। ये अमीबा एक बैक्टीरिया को एनगल्फ कर रहा है, इसने चारों तरफ अपने सूडोपोडिया फैला दिए हैं, इन सूडोपोडिया से इसने बैक्टीरिया को घेर लिया है। अब ये इस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेगा, पूरा का पूरा ये इसको खा जाएगा, ऑब्टेन कर लेगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है पैरामीशियम का। पैरामीशियम भी अपने फूड को एज ए वोल ऑब्टेन करते हैं। इनके पास माउथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी हेल्प से अपने फूड को कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद उसको इंजेस्ट करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर उसको ले लेते हैं। उसके बाद में उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन करने के बाद में उसका एसिमिलेशन कर लेते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके उसका यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। अमीबा जो होता है ये कैसा प्रोटिस्टा होता है जिसकी कोई प्री डिफाइंड शेप नहीं होती है, क्योंकि ये अपने सूडोपोडिया की हेल्प से अपनी शेप को बदलता रहता है। जो पैरामीशियम होता है उसको आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये स्लीपर शेप्ड प्रोटिस्टा होता है। इसकी जो शेप होती है वो स्लीपर की तरह से होती है, और उसकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसके अंदर न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म होता है, यानी कि इसके अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। इसके अंदर 2 अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जिनके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अमीबा और पैरामीशियम के बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। अब जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको ज्यूट्रोफिक, इंजेस्टिव और फैगोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। इन नेम्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा जिससे आपको एग्जाम में कभी कोई सा भी टर्म आ जाए तो आप इसको ना भूलें। होलोजोइक प्रोटिस्ट के बाद में नेक्स्ट कैटेगरी आती है सेप्रोबिक या सेप्रोट्रोफिक प्रोटिस्ट की। सेप्रोबिक प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड्स।
स्लाइमोड्स जो होते हैं ये भी प्रोटिस्टा होते हैं और एक इनकी जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह की होती है जैसे कि स्लाइम होते हैं, यानी कि चिपचिपा सा सब्सटेंस जो डिकेइंग वेजिटेबल्स, डिकेइंग बार्क, डिकेइंग लीव्स होती है उनके ऊपर आपको फैला हुआ सा मिलता है। ज़्यादातर ये फॉरेस्ट के अंदर आपको दिखाई देंगे। ये आपको इस तरह से दिखाई देंगे जैसे कि एक चिपचिपा सा कोई सब्सटेंस सड़ी गली चीज़ों के ऊपर पड़ा हुआ है। इनको स्लाइमोड्स बोलते हैं। ये भी किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के पास ही आपको मिलेंगे, यानी कि सड़ी गली चीज़ों के ऊपर ये रहते हैं और उन्हीं से अपना फूड ये ऑब्टेन करते हैं। अब फूड ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, यानी कि ये इनकी सेल है इससे बाहर ये कुछ एंजाइम्स को रिलीज कर देते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बाहर जो मटेरियल पड़ा है उसका ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ये बाद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं डिफ्यूजन की हेल्प से। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि पहले ये अपने अंदर से एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, एंजाइम्स बाहर जाएंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करेंगे और जो मैटर ब्रेक डाउन हो गया उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे डिफ्यूजन की हेल्प से, वो उनके अंदर मूव कर जाएगा। ये होती है प्रोटिस्ट जिनको हम बोलते हैं सैप्रोबिक प्रोटिस्ट। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है हमारी वो आती है पैरासाइटिक प्रोटिस्ट की। पैरासाइटिक का मतलब होता है कि ये वे प्रोटिस्ट होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं, उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और उनको कुछ ना कुछ बदले में बीमारी भी देते हैं। इसके दो एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम का और दूसरा एग्जाम्पल है एंटमीबा का। शायद इन दोनों को आप जानते होंगे। प्लाज्मोडियम जो होता है ये मलेरियल पैरासाइट होता है, ये मॉस्किटो के अंदर रहता है। एक साइकिल इसका मॉस्किटो के अंदर पूरा होता है और दूसरा साइकिल हमारे ब्लड के अंदर पूरा होता है। तो हमारे ब्लड से ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है, पैरासाइट है और हमें मलेरिया की डिजीज बिल्कुल फ्री में ये दे देता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका और एंटमीबा जिंजिवाइटिस भी अलग अलग टाइप के दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंटमीबा की ये वैराइटीज होती हैं और ये भी बहुत सारी बीमारियां करते हैं, जैसे कि एंटमीबा गम्स के अंदर रहता है और गम्स के अंदर डिजीज करता है, हमारे गम्स से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है जिसको पायरिया भी कहते हैं। तो इस तरह की बीमारियां ये करते हैं और ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर आके रहेंगे, वहां से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। ये हो गए पैरासाइटिक प्रोटिस्ट। नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिक्सोट्रोफिक प्रोटिस्ट की। मिक्सो का मतलब होता है मिक्स, यानी कि ये वे प्रोटिस्ट के मेंबर होते हैं जो एक से ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, यानी सिर्फ एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से इनका काम नहीं चलेगा, ये अलग अलग कंडीशंस में कई तरह से अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा भयंकर एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना की जब डिस्कवरी हुई थी, आपको याद होगा किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में इसने बड़ी खलबली मचा दी थी। इसको रखने के लिए जगह नहीं मिली, कभी इसको प्लांट किंगडम में रखा जा रहा है, कभी इसको एनिमल किंगडम में रखा जा रहा है, फिर बाद में अलग से किंगडम प्रोटिस्टा बना के इसको यहाँ पर सेट किया गया। ये बहुत ही खतरनाक प्राणी है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है, सनलाइट होती है, ये फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है और अगर सनलाइट नहीं है तो ये छोटे मोटे बैक्टीरिया को खाकर भी अपना पेट भरता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक से ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर रहा है और होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर रहा है। इस वजह से दो या दो से अधिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने की वजह से इसको मिक्सोट्रोफिक प्रोटिस्ट कहा जाता है और इस टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको मिक्सोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। कुछ यूग्लिना के अंदर कुछ कंडीशन में सैप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा गया है। तो इस तरह से यूग्लिना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है किंगडम प्रोटिस्टा का। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है सिम्बायोटिक प्रोटिस्ट की। सिम्बायोटिक प्रोटिस्ट जो होते हैं वो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ क्लोज एसोसिएशन बना करके रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इन प्रोटिस्ट के जो एग्जाम्पल है वो ट्राइकोनिम्फा और लोफोमोनास। ट्राइकोनिम्फा और लोफोमिनास ये दोनों के दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये जू फ्लैजिलेट्स इनको कहा जाता है। जू फ्लैजिलेट्स इनको इसलिए कहा जाता है कि इनकी बॉडी पे बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर 1 के अंदर है ट्राइकोनिम्फा और फिगर 2 के अंदर है ये लोफोमोनास। ये दोनों के दोनों जो प्रोटिस्ट होते हैं ये टर्माइट्स और वुड रोचेज के अंदर रहते हैं। टर्माइट्स यानी कि दीमक, ये है टर्माइट्स, और वुड रोचेज जो होते हैं ये बिल्कुल कॉकरोच के जैसे होते हैं, लेकिन इनके रहने की जगह अलग अलग होती है। कॉकरोच घर में मिलता है, ज़्यादातर डोमेस्टिक होता है, और जो वुड रोचेज होते हैं ये लकड़ियाँ खाते हैं, यानी लकड़ियों की जो आर्टिकल्स होते हैं या सड़ी गली लकड़ियाँ होती हैं उनके आसपास ये मिलते हैं। तो टर्माइट्स भी लकड़ी खाती है और वुड रोचेज भी लकड़ी खाते हैं। इन दोनों के अंदर क्या मिलेगा, ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास। अब ये क्या करते हैं, क्या इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, हम वो समझ लेते हैं। ये दोनों के दोनों जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम सेक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं सेलुलेज। ये सेलुलेज एंजाइम जो होता है ये ना तो टर्माइट्स के अंदर बनता है ना ही वुड रोचेज के अंदर बनता है।
लेकिन क्योंकि इनके इंटेस्टाइन के अंदर है ट्राइकोनिम्फा और लोफोमोनास, और ट्राइकोनिम्फा और लोफोमोनास क्या करेंगे, ये सेलुलोज एंजाइम को सेक्रेट कर देंगे। सेलुलोज एंजाइम क्या करेगा, सेलुलोज का ब्रेकडाउन करेगा, सेलुलोज का ब्रेकडाउन करेगा ग्लूकोज में, और जो ग्लूकोज मिल जाएगा दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म उसका इस्तेमाल कर लेंगे। यानी कि अब टर्माइट्स का काम क्या हो गया, टर्माइट्स क्या करेंगी, लकड़ी को खाना शुरू कर देंगे। अब लकड़ी इसको खानी है, पचानी नहीं है, पचाने का काम करेगा ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा इसके इंटेस्टाइन के अंदर ये सेलुलोज एंजाइम सेक्रेट कर देगा, और लकड़ी के अंदर जो सेलुलोज होता है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेलुलोज बदल जाएगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को दोनों के दोनों पार्टनर्स शेयर कर लेते हैं। तो इस तरह से इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन जाती है। इस तरह के जो प्रोटिस्ट होते हैं उनको हम सिम्बायोटिक प्रोटिस्ट कहते हैं। इसके बाद में सबसे जो लास्ट मेथड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, वो होता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मिलता है अमीबा और कुछ दूसरे प्रोटिस्ट के अंदर। इसके अंदर ये सोल्यूबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक अमीबा है और यहाँ पर इसके सामने एक बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया को उसने एनगल्फ करना स्टार्ट कर दिया है। जो बैक्टीरिया को एनगल्फ कर रहा है, इस मेथड को कहते हैं हम फेगोसाइटोसिस। बैक्टीरिया का साइज काफी बड़ा होता है। दिस मोड ऑफ ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया और एनगल्फिंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। लेकिन अगर इसके पास छोटे छोटे सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के, तो वो इनको भी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। इनका जो एब्जॉर्प्शन का मेथड होता है, इसको कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। इस इमेज में आप देख रहे हैं ये एक सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर छोटे छोटे सोल्यूबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिनको एक सेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। तो ये जो पिनोसाइटोसिस का मेथड होता है, ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कुछ प्रोटिस्ट के अंदर, जैसे कि अमीबा हो गया। अमीबा के अंदर एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, अगर कोई सब्सटेंस इसके अंदर एक्सेसिव होता है, इसको बाहर निकालना होता है, तो इसको बाहर निकालने का जो मेथड होता है उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये हो गए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं, अगर वो फ्री लिविंग है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और अगर बॉटम पे रह रहे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो ये एनएरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। यानी कि इनके अंदर दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। जो मेंबर्स फ्री लिविंग होंगे वो एरोबिकली रेस्पायर करेंगे, और जो पैरासाइटिक होंगे या बॉटम पे रहेंगे वो एनएरोबिकली रेस्पायर करेंगे। रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा, यानी कि प्रोटिस्ट के जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों ही तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर ज्यादातर फेवरेबल कंडीशंस में होता है। जब कंडीशंस इनके अनुकूल होती है तब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होता है। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ना स्टार्ट करती है। इसके अंदर कई कैटेगरीज हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन्स होता है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो होती है, यूनिसेलर्स होते हैं सारे के सारे प्रोटिस्टा के मेंबर्स, वो अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। बाइनरी फिशन जो होता है वो कई तरह से होता है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, जैसे कि ट्रांसवर्स होता है ये पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम एक स्लीपर की तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, ये आप देख रहे हैं, ये एक पैरामीशियम है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है जैसे कि ये पेन है, इसको मैं यहाँ से इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, इस जो ये कट लगेगा इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, और इस तरह से जो डिवीजन होगा उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स डिवीजन। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एक पैरामीशियम है। पैरामीशियम यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसके पास मैंने आपको बताया था कि 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस दोनों ही डिवाइड होंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। धीरे धीरे ये इनका साइज इंक्रीज होता है और ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब ये जो मेथड होता है ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, ये होता है पैरामीशियम के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर होता है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होता है यूग्लिना के अंदर। ये आप देख रहे हैं यूग्लिना, ये लेंथ वाइज 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये पेन है और इसको मैं लेंथ वाइज 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, एक हिस्सा इधर हो जाए और एक हिस्सा उधर हो जाए। तो इस तरह से जो बाइनरी फिशन होता है ये होता है यूग्लिना के अंदर। इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है अमीबा के अंदर। इरेगुलर का मतलब अमीबा जो होता है वो कंटिन्यूसली अपनी शेप चेंज करता रहता है, उसकी शेप ही इरेगुलर होती है, तो उसका कोई भी हिस्सा कहीं से भी टूट जाता है और वो जैसा उसका ब्रेकडाउन होता है वो नए ऑर्गेनिज्म की तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के अलग अलग टाइप्स आपने समझ लिए हैं। इनको आपको याद रखने के लिए मैंने एक एमनीमोनिक बनाया हुआ है, यहाँ पर लिखा है टांग पैर। टांग मीन्स ट्रांसवर्स, पैर मीन्स पैरामीशियम, यानी कि पैरामीशियम में होगा ट्रांसवर्स डिवीजन,
ट्रांसवर्स बाइनरी फिक्शन, यानी कि ये ऊपर से 200 में टूट जाएगा। इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो कंटेंट डिवाइड करता है और दोनों के दोनों पार्ट्स के अंदर आधा आधा कंटेंट चला जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिक्शन यानी कि ये होगा लेंथ वाइज, जैसे युगलीना के अंदर होता है। अगर आपने महाभारत की कहानी सुनी है तो उसके अंदर श्री कृष्ण के नाना थे जिनका नाम था जरासंध, वो भी लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन करते थे। जब भी महाराज उनको मारने के लिए गए, एक पैर पे पैर रखा तो उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उनको इधर उधर फेंक दिया। वे दोनों हिस्से उनके आपस में जुड़ जाते थे और फिर से वो जिंदा हो जाते थे। तो वो भी लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन कर रहे थे। युगलीना भी लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन करता है। और इसके बाद में अमीबा में हो गया इरेगुलर डिवीजन। तो ये हो गया बाइनरी फिक्शन, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर मल्टीपल फिशन भी होता है। मल्टीपल फिशन का मतलब होता है कि एक सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर सेल्स बन जाते हैं, यानी एक सेल ही बहुत सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये मिलता है अमीबा के अंदर और प्लाज्मोडियम के अंदर भी। प्लाज्मोडियम ये है मलेरियल पैरासाइट यहाँ पर। अब ये मलेरियल पैरासाइट जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है, यानी कि जैसे ह्यूमन ब्लड के अंदर पहुँचता है, ह्यूमन ब्लड के अंदर जा करके ये कंटिन्यूसली फूड ऑब्टेन करता है और इसकी एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं हम साइजोइंट। साइजोइंट स्टेज में आकर के ये साइजोगोनी करता है। साइजोगोनी इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और आफ्टर साइजोगोनी बहुत सारे छोटे छोटे इसके जो मेरोजोइड्स हैं वो बन जाते हैं। दो स्टेजेस में प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। एक स्टेज को हम बोलते हैं साइजोइंट और दूसरी स्टेज को हम बोलते हैं स्पोरोइंट। साइजोइंट अंडरगोज साइजोगोनी एंड स्पोरोइंट अंडरगोज स्पोरोगोनी। As a result of साइजोगोनी मेरोजोइड्स आर प्रिपेयर्ड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ स्पोरोगोनी स्पोरोजोइड्स आर प्रिपेयर्ड। तो इस तरह से जो मेरोजोइड्स और स्पोरोजोइड्स होते हैं ये जो बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल फिशन ये बनते हैं। यानी कि एक सेल है जिसको हम बोल रहे हैं साइजोइंट या स्पोरोइंट, उसके अंदर एक मैकेनिज्म हो जिसको हमने बोला साइजोगोनी या स्पोरोगोनी, और उसके थ्रू बहुत सारे लार्ज नंबर्स में छोटे छोटे जो डॉटर सेल्स है वो बन जाते हैं। जो डॉटर सेल्स साइजोइंट से बनते हैं उनको हम बोलते हैं मेरोजोइड्स। जो डॉटर सेल्स स्पोरोइंट से बनते हैं उनको हम बोलते हैं स्पोरोजोइड्स। ये मिलते हैं प्लाज्मोडियम के अंदर। प्लाज्मोडियम इज अ मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम के बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, पूरी डिटेल में हम प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसको बोला जाता है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी के अंदर जो होता है एक मल्टी न्यूक्लिएट सेल डिवाइड करती है। आपको ये समझना है मल्टी न्यूक्लिएट सेल, यानी कि ये एक सेल है, इट इज अ सिंगल सेल और इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। ये ओपेलाइना और स्लाइम मोल्ड्स के अंदर ये मेथड मिलता है। जब आप स्लाइम मोल्ड्स पढ़ेंगे तो वहां पर प्लाज्मोटोमी को आप समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये एक सेल है, सिंगल सेल है, लेकिन उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मल्टी न्यूक्लिएट सेल। अब जो मल्टी न्यूक्लिएट सेल है ये कुछ छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह से एक हिस्सा ये बन गया और एक हिस्सा ये बन गया। तो जो ये हिस्से होते हैं ये अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं और इनके अंदर ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी के अंदर इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं वे जस्ट दूसरी सेल के अंदर मूव कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म इसका बढ़ जाता है, यानी कि ये सेल जैसे इसको न्यूट्रिशन मिलता है फेवरेबल कंडीशंस में बहुत सारा साइटोप्लाज्म जमा कर लेती है और साइटोप्लाज्म जमा करने के बाद में क्योंकि इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस पहले से ही हैं तो वे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी में आपको रखना है याद कि ये यहाँ पर कोई भी माइटोसिस का जैसा प्रोसेस नहीं होता है। माइटोसिस इज द डिवीजन इन द न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस का कोई डिवीजन नहीं है, इसके पास पहले से बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो ये हो गया प्लाज्मोटोमी। इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट। नेक्स्ट मेथड इज बडिंग। बडिंग बहुत ही सिंपल है। इसमें इस प्रोसेस में एक छोटी सी बड जैसी आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पेरेंट सेल है और उसके ऊपर यहाँ पर एक बड बन जाती है और ये बड कुछ टाइम बाद जब ये मैच्योर हो जाती है तो डिटैच हो जाती है और डिटैच होने के बाद में एक नए इंडिविजुअल की तरह से सेपरेट हो जाती है। ये मिलता है पैरासिनेटा के अंदर। पैरासिनेटा के अंदर बडिंग इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं एक सेल के अंदर। इसका जो प्रोसेस है आप वो समझ लीजिए, एक सेल है ये और इस सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। यानी सबसे पहले इसका एक जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है और छोटे छोटे न्यूक्लियाई इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। यानी कि एक सिंगल सेल है जिसके पास एक न्यूक्लियस है वो पहले आती है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में। अब जैसे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में आ जाते हैं इसके अंदर छोटी छोटी पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं और इन पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर न्यूक्लियस पहुंच जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर एक एक न्यूक्लियस पहुंच गया है, ये जो स्ट्रक्चर्स हो जाती हैं ये हो जाते हैं थिक वॉल्ड और इन थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स को अब हम बोलते हैं स्पोर्स, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस
चला गया। अब ये जो स्पोर्स होते हैं, एक सिंगल सेल के अंदर बहुत सारे इस तरह के स्पोर्स बन जाते हैं, और ये स्पोर्स जो होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशंस को काफ़ी लंबे समय तक बर्दाश्त करते हैं, ड्राई कंडीशंस को काफ़ी लंबे समय तक बर्दाश्त करते रहते हैं, और जब ड्राई कंडीशंस खत्म हो जाती है तो जो स्पोर होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज हो जाने के बाद में ये नए इंडिविजुअल की तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से एक इंडिविजुअल से बहुत सारे नए ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ये मेथड मिलता है आपको स्लाइम मोल्ड्स के अंदर और अमीबा के अंदर। ये होता है द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट मेथड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड कैसे होता है किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है इसके अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज मियोसिस एंड सेकंड वन इज फर्टिलाइजेशन। एक बार मैं आपको मियोसिस और फर्टिलाइजेशन समझा देता हूँ, फिर हम इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एक ह्यूमन बींग है, ये ह्यूमन मेल है और ये फीमेल। मैंने दोनों ऑर्गेनिजम्स बना दिए हैं, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। अब इनकी जो पूरी बॉडी की जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड कंडीशंस में होते हैं, जिनको हम बोलते हैं 2x या 2n लिख लेते हैं। लेकिन इनके जो गैमेट्स बनते हैं वो होते हैं सिंगल एन, यानी कि गैमेट्स होते हैं हैप्लॉयड, और इनकी जो दूसरी सोमेटिक सेल्स होती हैं वो होती हैं डिप्लॉयड। जो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनने का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं मियोसिस। मियोसिस इज काइंड ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ, यानी कि एक ऐसा सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक सेल डिवाइड होती है, लेकिन डिवाइड होते टाइम उसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो आधे रह जाते हैं। हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं, ये आप जानते होंगे, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हमारी जो डिप्लॉयड सेल्स हैं, हमारी जो सोमेटिक सेल्स हैं, जैसे हमारे हाथ के अंदर सेल है, पैर के अंदर सेल है, फेस के अंदर सेल्स हैं, ये सारी की सारी डिप्लॉयड कंडीशंस में होती हैं। इनके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि ये एक क्रोमोसोम है और इसके साथ ये एक और क्रोमोसोम है। अब ये एक पूरा पेयर है। इस तरह के कितने पेयर्स है? 23। अब इस पेयर के अंदर एक पैटर्नल है और एक मैटरनल है, यानी कि एक क्रोमोसोम हमें फादर से मिला है जिसको हम कहेंगे पैटर्नल क्रोमोसोम, और दूसरा क्रोमोसोम हमें मदर से मिला है जिसको हम कहेंगे मैटरनल क्रोमोसोम। अब जब इस सेल का मियोसिस होगा तो ये जो पेयर्स में क्रोमोसोम्स है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस में एक डिप्लॉयड सेल्स जो होती है, मियोसिस में एक जो डिप्लॉयड सेल होते हैं वो हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब मियोसिस के बाद में होता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो हैप्लॉयड सेल्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने से जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो फिर से डिप्लॉयड कंडीशन में आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक प्रोसेस आप समझ गए होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किंगडम मोनेरा में आपने पढ़ा था, वहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड था वो प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, वहाँ पर सिर्फ जीन्स का ट्रांसफर हो रहा था। उस जीन्स के ट्रांसफर को हम कह रहे थे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, लेकिन यहाँ पर जो जीन ट्रांसफर हो रहा है वो होता है वर्टिकल जीन ट्रांसफर, बिकॉज इट इज बीइंग डन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। अब मियोसिस के अंदर आपने समझ लिया है कि मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम की नंबर हो जाएगी आधी, पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाएंगे, डिप्लॉयड जो सेल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी, डिप्लॉयड जो सेल्स हैं उनसे जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो हो जाएंगे हैप्लॉयड, और जो हैप्लॉयड गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन हो जाएगा, और हैप्लॉयड गैमेट्स का फ्यूजन होने से फिर से डिप्लॉयड कंडीशंस आ जाएंगी। अगर गैमेट्स के फॉर्मेशन के टाइम पर मियोसिस ना हो तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो बढ़ती रहेगी, यानी पेरेंट्स के अंदर 2n है, फिर 2n और 2n फ्यूज होंगे, 4n बन जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में 4n एंड 4n 8n बन जाएंगे। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है बढ़ता जाएगा, और एक सेल की कैपेसिटी इतनी नहीं रहेगी कि वो इतना सारा डीएनए संभाल सके। अब इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो मियोसिस होता है वो कंटिन्यूसली होता रहता है गैमेट्स के अंदर। गैमेट्स की जैसे ही फॉर्मेशन होती है तो उनका मियोसिस हो जाता है, और मियोसिस के बाद में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों गैमेट्स फ्यूज होते हैं, फिर से उनकी डिप्लॉयड कंडीशन आ जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये मैंने आपको बेसिकली समझाया जिससे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ सकें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दो फिनोमेना होंगी, सबसे पहला होगा मियोसिस और फिर होगा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स के जो फ्यूज होने का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं सिनगेमी। सिनगेमी का जो प्रोसेस होता है किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर, आपको वो समझना है वो कैसे होता है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो सिनगेमी होते हैं वो 3 टाइप्स की होती है। इसको हम बोलते हैं आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। आइसोगेमी का मतलब है कि जो दो गैमेट्स होंगे फ्यूजन जो करने जा रहे हैं वो सिमिलर होंगे और मोटाइल होंगे, यानी कि दिखने में आप मेल एंड फीमेल गैमेट को देख करके नहीं बता पाएंगे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, यानी दोनों के दोनों गैमेट्स
बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इस तरह की जो सिनगेमी होते हैं हम उसको बोलते हैं आइसोगेमिट्स, यानी दोनों के दोनों गेमिट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। आइसो मीन्स सिमिलर, दोनों ही फ्लैजिलेटेड हैं, दोनों ही मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट सिनगेमी इज एनाइसोगेमी। इसके अंदर जो गेमिट्स होंगे जो फ्यूज करने जा रहे हैं वो डिसिमिलर होते हैं, यानी कि एक दूसरे से भी थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं। आप उनको पहचान जाएंगे, लेकिन दोनों ही फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल होते हैं। इस तरह का जो फ्यूजन ऑफ गेमिट्स इट इज कॉल्ड एनाइसोगेमी। फोर्थ कैटेगरी इज ऊगेमी। ऊगेमी के अंदर जो फीमेल गेमिट होता है वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। एनाइसोगेमी में आपने पढ़ा कि दोनों के दोनों गेमिट्स फ्लैजिलेटेड थे, लेकिन ऊगेमी के अंदर जो एग होता है यानी जो फीमेल गेमिट होता है उसके पास फ्लैजिला नहीं होता है, सिर्फ मेल गेमिट के पास ही फ्लैजिला होता है। इस प्रोसेस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, इस तरह का जो प्रोसेस ऑफ सिनगेमी होता है जिसके अंदर जो गेमिट्स होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं। फीमेल गेमिट लार्ज होता है, मेल गेमिट छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं ऊगेमी। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आने वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो सिनगेमी के अलग अलग टाइप्स हैं ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स इन किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर लाइफ साइकिल्स को समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल क्या होता है। लाइफ साइकिल बेसिकली ऐसी स्टेजेज होते हैं जिनके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स गुजरते हैं। यानी कि सबसे पहली स्टेज क्या होती है किसी भी इंसान की लाइफ की? सबसे पहली स्टेज होती ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो गेमिट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं और उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है और जाइगोट की फॉर्मेशन से एम्ब्रियो डेवलप होता है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट से फीटस की फॉर्मेशन होती है। फीटस से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है और वो इंडिविजुअल धीरे धीरे बढ़ता है और उस इंडिविजुअल के ग्रो करने के बाद में उसके जो गेमिट्स होते हैं वो दूसरे इंडिविजुअल के गेमिट्स से फ्यूज होते हैं और फिर से नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये सारी की सारी स्टेजेज कंटिन्यूसली चलती रहती हैं और इन्हीं स्टेजेस को हम लाइफ साइकिल कहते हैं। अब जो प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर लाइफ साइकिल के अंदर दो तरह से म्योसिस होता है, इधर इट इज गेमेटिक म्योसिस और इट इज जाइगोटिक म्योसिस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गेमेटिक म्योसिस और जाइगोटिक म्योसिस का क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पर आप देखिए दो इंडिविजुअल्स दिखाए गए हैं, ये मेल है और इधर ये फीमेल है। अब ये दोनों के दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं इनकी जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि 2n कंडीशंस में होती है। अब जैसे 2n कंडीशंस में इनकी सेल्स होती हैं तो इनके जो गैमिट्स बनते हैं वो गैमिट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाते हैं। यानी कि गैमिट्स बनने के टाइम पर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर म्योसिस हुआ है। यहाँ पर इस म्योसिस को मैं दो लाइन्स से आपको शो कर रहा हूँ। तो म्योसिस कब हुआ है? म्योसिस यहाँ पर हो रहा है ह्यूमन बींग्स के अंदर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ देयर गैमिट्स। तो इस तरह का लाइफ साइकिल हमारा है जिसके अंदर हम गैमिट्स की फॉर्मेशन के टाइम पर म्योसिस शो करते हैं। तो इस तरह का जो लाइफ साइकिल है इसको हम कहते हैं गैमेटिक म्योसिस या फिर इसको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो स्टेज होती है लाइफ की उसमें हमारी जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड कंडीशन में रहती हैं, सिर्फ गैमीट के टाइम पर ही वो हैप्लॉयड हो जाती हैं। तो ये कुछ प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर इसी तरह का लाइफ साइकिल मिलता है और कुछ क्या जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोटिस्ट होते हैं उन सभी के अंदर इसी तरह का लाइफ साइकिल मिलता है। यानी कि जो मैक्सिमम टाइम होता है उनकी लाइफ का उसके अंदर उनकी सेल्स होते हैं डिप्लॉयड होती हैं और सिर्फ गैमिट्स के टाइम पर जब गैमिट्स की फॉर्मेशन होते हैं तब वो हैप्लॉयड हो जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो गैमिट्स बनते हैं उस समय म्योसिस होता है। तो इस तरह के लाइफ साइकिल को बोला जाता है लाइफ साइकिल शोइंग गैमेटिक म्योसिस। अब दो ही गैमिट्स जैसे ही फ्यूज होते हैं जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और जो जाइगोट होता है वो फिर से डिप्लॉयड हो जाता है। तो मैक्सिमम जो प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर इसी तरह का लाइफ साइकिल मिलता है जिनके अंदर गैमिट्स की फॉर्मेशन के टाइम पर म्योसिस होता है। लेकिन कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर जाइगोटिक म्योसिस भी मिलता है। जाइगोटिक म्योसिस कैसे होता है, अब आप ये समझिए, यहाँ पर जो एडल्ट होता है, जो प्रीवियस मेथड आपने पढ़ा था उसमें जो एडल्ट होता है वो डिप्लॉयड होता है, लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एडल्ट होता है वो हैप्लॉयड कंडीशन में मिलता है, जैसे कि ये मिलता है डायनोफ्लैजिलेट्स में। इनका जो एडल्ट होते हैं वो हैप्लॉयड कंडीशन में होते हैं और ये जो गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं वो भी हैप्लॉयड होते हैं। यानी कि वहाँ पर आपने पढ़ा था कि गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पर म्योसिस हो रहा था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वर रिड्यूस टू हाफ, लेकिन यहाँ पर जो सेल डिवाइड करते हैं वो माइटोसिस से डिवाइड करती है और माइटोसिस से डिवाइड करके अपने जैसे ही जो गैमिट्स होते हैं उनको बना देते हैं। यानी कि हैप्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं, पेरेंट्स हैप्लॉयड होते हैं और उनसे हैप्लॉयड ही गैमिट्स बन जाते हैं। अब जो हैप्लॉयड गैमिट्स जैसे फ्यूज होते हैं तो उनके फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉयड होता है। अब जो डिप्लॉयड जाइगोट होता है इसके टाइम पर यहाँ पर म्योसिस होता है, जिसको मैं फिर से दो लाइन से आपको शो कर रहा हूँ। तो जो डिप्लॉयड जाइगोट होता है उसके अंदर म्योसिस हो जाता है और उससे जो इंडिविजुअल या जो एडल्ट बनता है वो हैप्लॉयड एडल्ट बनता है। तो इस तरह का जो लाइफ साइकिल होता है जिसके अंदर जो म्योसिस होता है वो जाइगोटिक
होता है, यानी जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पर म्यूसिस होता है। ये कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स में मिलता है, इसको हम हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। इस टाइप के लाइफ साइकिल्स को आप डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। तो ये होता है जाइगोटिक म्यूसिस। अब ये दोनों तरह की जो लाइफ साइकिल्स है आप ऑब्जर्व करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर। कुछ किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर आपको मिलेगा जाइगोटिक म्यूसिस, और ज़्यादातर किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो शो करते हैं गेमेटिक म्यूसिस। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों के दोनों प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आज के वीडियो लेक्चर को समराइज करते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको शो कर रहे थे यूग्लिना, डायटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। फिर हमने पढ़ा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको शो कर रहे थे पैरामीशियम एंड अमीबा। उसके बाद में हमने पढ़ा सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको शो कर रहा था स्लाइम मोल्ड्स। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मिक्सोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको शो करता है यूग्लिना। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा पिनोसाइटोसिस। आज के वीडियो लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा। एसेक्सुअल के हमने कई टाइप्स पढ़े। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, प्लाज्मोटोमी, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। आज के वीडियो लेक्चर में ही हमने अलग अलग टाइप के लाइफ साइकिल्स भी पढ़े जो मिलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो लेक्चर में जो जो चीज़ें आपने सीखी और समझी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ में आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।